हरे कृष्णा, मैं अनुश्री स्वागत करती हूँ आप सभी का CGPSC वेबकम हब में। लास्ट वीडियो लेक्चर तक हम लोगों ने एक विमी गति के बारे में पढ़ चुका है। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं द्विविमी गति यानी कि समतल में गति, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसके अलावा हम वृत्तीय गति देखेंगे और उसके साथ साथ सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा तो डिस्कस कर लिया है, पर उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल, जैसे कि उससे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनको ऐड कैसे करते हैं, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ही देखेंगे। ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक ऐड ही नहीं है, पर उससे क्वेश्चन आते हैं इसीलिए थोड़ा सा मैं उसको डील कर लूँगी, पर ज़्यादा हम उसमें डीपली नहीं जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रक्षेप गति से यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो उसका पथ जो है वो सरल रेखा ना होकर वक्रीय पथ होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप गति। जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो उसका पथ जो है वो सरल रेखा ना होकर वक्रीय पथ होता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति। ठीक है, जैसे कि ये 2 डायमेंशनल की बात करें, मतलब हमारे पास 2 एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग यानी कि उसके पास एक वेग है, प्रारंभिक वेग किसको लेते हैं हम? u। और क्या बोल रहे हैं? उसको ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न यानी कि हमारा ये क्या होता है? क्षैतिज दिशा होता है। क्षैतिज दिशा में हम x घटक को लेते हैं, ऊर्ध्वाधर में हम y घटक को लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न यानी कि ये स्ट्रेट ना जाके क्या होगा? थोड़ा सा टिल्ट होगा, तो उसको क्या बोल रहा है? ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न फेंका जाता है। तो क्या बोल रहा है? उसके जो पथ जो होता है वो सरल रेखा ना होकर वक्रीय। देखो यहाँ पर एक वक्र बन रहा है, सरल रेखा नहीं है। हम जब लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे, जब हम एक विमी गति देखते हैं तो जो वस्तु है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन पे ही चल रही थी, उसमें हम एक एक्सिस से ही लेते थे। 2D में वो बात नहीं होती थी, उसका जो गति होता था वो एक अक्ष के परितः ही होता। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? प्रक्षेप गति में 2 अक्ष होंगे, और क्या बोल रहा है ये कि इसका सरल रेखा नहीं मिलता है, उसका जो पथ होता है वो वक्रीय करते हैं, और इसको बोलते हैं परवलयाकार पथ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो प्रक्षेप गति होता है उसमें प्रक्षेप गति का पथ कौन सा क्या होता है, तो उसमें ऑप्शन में अगर आप ऑप्शन में आपको परवलयाकार चूज करना है। ठीक है, प्रक्षेप गति का जो पथ होता है वो हमेशा परवलयाकार ही होता है, परवलयाकार को ही चूज करके आना, तो आपका आंसर जो होगा वो सही होगा। अब यहाँ पर क्या है? इसका प्रारंभिक वेग बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? हम प्रारंभिक वेग को किससे शो करते हैं? u। ये जो मोशन किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन में कॉक कैसा उड़ता है? कॉक का भी तो डायरेक्शन ऐसे ही होता है ना, दोनों साइड से। तो ये क्या कर रहा है? कॉक भी क्या बताता है? आपका प्रक्षेप गति को बताता है। ठीक है, फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल को भी बॉल को जब उछालोगे या वॉलीबॉल
खेलते हो तो उसमें भी जो होता है वो प्रक्षेप गति से ही चलता है, उसमें वो प्रक्षेप गति को ही बताता है, क्योंकि उसमें एक प्रारंभिक वेग होता है और उसको हम सीधा नहीं फेंकते, हमको उसको थोड़ा सा टेढ़ा ही फेंकते हैं ना। तो क्या बोलता है वो हमारा, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं होता है, उससे थोड़ा सा टेढ़ा ही होता है। तो वो क्या बता रहा है, हमारा प्रक्षेप गति। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग है, जिस कोण से उसको वस्तु को फेंका जाता है उसको बोलते हैं प्रक्षेप्य कोण। ठीक है, और जिस वस्तु को फेंका जाता है उसी को बोलते हैं प्रक्षेप्य। ठीक है, अब जब किसी वस्तु को हम फेंक रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, एक क्षैतिज दूरी तय कर रहा है। यहाँ से वो क्या किया, ये पॉइंट तक आया, तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो एक दूरी तय कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज परास। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्षैतिज परास, जिसको हम शो करते हैं आर से। ठीक है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है उसको क्षैतिज परास को शो करते हैं आर से। अब ये जो पॉइंट है वो क्या है, एक हाईएस्ट पॉइंट है, जो जब किसी वस्तु को हम फेंके तो वो क्या कर रहा है, सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, फिर वहाँ से वो क्या कर दिया, वापस नीचे आ रहा है, तो ये जो है अधिकतम ऊंचाई कहलाएगा, उसको हम शो करते हैं कैपिटल एच से। अब जब किसी वस्तु को प्रक्षेप किया जाता है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक आने में जितना समय लगाता है उसको हम बोलते हैं उसका उड्डयन काल, जिसको शो करते हैं हम टी से। ठीक है, अब एक और चीज़, जो हमारा वेग है, वेग के हम दो घटक लेंगे, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर। यानी कि किसी चीज़ को हम फेंक रहे हैं तो उसका जो होगा वेग जो है, वेग दो पार्ट में बढ़ जाएगा। एक वेग जो लगेगा वो क्षैतिज की दिशा में लगेगा और एक जो है वो ऊपर की दिशा में। तो क्षैतिज घटक होता है हमारा u cos थीटा। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर घटक होता है हमारा u sin थीटा वेग का। अब इस प्रक्षेप गति में जो हमारा क्षैतिज घटक होता है उसका मान हमेशा नियत होता है। ठीक है, नियत होगा, यानी कि इसके लिए जो है त्वरण का मान, यानी कि ux का मान जो होगा वो ax का मान जो होगा वो 0 होगा। क्षैतिज घटक में वेग का मान नियत रहता है, क्षैतिज वेग का मान नियत है, वेग नियत होता है यानी त्वरण 0 होता है, तो हमारा क्षैतिज घटक में जो है वो त्वरण जो होगा वो 0 होगा। अब ऊर्ध्वाधर घटक की बात करेंगे तो ऊर्ध्वाधर घटक में हमारा जो त्वरण है यानी कि ay, उसका मान होगा -g। अब यहाँ पर -g क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं। ऊपर जब जा रहे हैं तो ऊपर जाने से क्या होता है, वेग का मान घटता है, और किसी भी वस्तु को नीचे फेंकोगे तो उसका वेग का मान जल्दी से बढ़ता है। तो ऊपर जाने में वेग घट रहा है यानी कि हमारा त्वरण भी घटेगा। और यहाँ पर क्या रहा है, ग्रेविटी लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसीलिए त्वरण जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाता है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, -g लिखेंगे। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। प्रक्षेप गति में उड्डयन काल का सूत्र क्या होता है, क्षैतिज परास का सूत्र क्या हो जाता है, अधिकतम ऊंचाई का सूत्र क्या है, ये चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, इनमें आगे हम दो चीज़ें तो पढ़ लिए, आवृत्ति और आवर्तकाल। अब देख लेते हैं कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं कोणीय विस्थापन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोणीय विस्थापन क्या बोलेंगे, पहले डायग्राम बना लेते हैं। किसी वस्तु के केंद्र व वस्तु को मिलाने वाली रेखा केंद्र से जितना कोण बनाती है, वही क्या कहलाता है, कोणीय विस्थापन।
क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु के केंद्र और वस्तु को मिलाने वाली। सपोज कि हमारा वस्तु जो है वो इस पोजीशन पे है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है ए। अब वस्तु का केंद्र, इनको मिलाने वाली रेखा, अब वस्तु की त्रिज्या जो है हमारी आर, केंद्र को मान लेते हैं ओ। मिलाने वाली रेखा केंद्र से जितना कोण बनाती है। देखो विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, कि एट किसी टाइम पे वस्तु जो है वो यहाँ पर थी, कुछ देर बाद वो थोड़ी दूरी चल के इस पोजीशन पे पहुँच गई। तो यहाँ पर से जब इस पोजीशन को हम केंद्र से मिलाएंगे तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये एंगल जो होगा हमारा थीटा। तो यही जो एंगल है वो हमारा क्या बताए, ये जो कोण बन रहा है वही जो होगा वो क्या बताएगा, हमारा कोणीय विस्थापन। ठीक है, वस्तु जो थी वो यहाँ पर थी, वो क्या चले, कहाँ पर चलेगी, ए से बी। ठीक है, ये चली गई दूरी है, यहाँ पर क्या है, ये चाप है, इसको मानते हैं एस से, डेल एस से शो करते हैं। ठीक है, तो हमारा कोणीय विस्थापन हो जाएगा यानी कि डेल थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो चाप हमारा कितना मान रहे हैं हम, डेल एस, उसका त्रिज्या क्या है, आर। यही जो है हमारा कोणीय विस्थापन का सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कोणीय वेग। सरल रेखा में वेग का डेफिनेशन क्या था, विस्थापन में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति करते हुए वस्तु की, यहाँ पर याद रखना डेफिनेशन में वृत्तीय गति इसलिए क्योंकि हम वृत्तीय गति के बारे में ही बात करते हैं। वृत्तीय गति करते हुए वस्तु के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। या फिर इसको बोल सकते हैं एकांक समय में वस्तु के कोणीय विस्थापन में जितना परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कोणीय वेग। कोणीय वेग इसको शो करते हैं थीटा से, इसको कोणीय वेग को शो करते हैं ओमेगा, इसको बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा का साइन है ये। ठीक है, ओमेगा। तो कोणीय वेग बराबर हो जाएगा कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। कोणीय विस्थापन क्या है हमारा, डेल थीटा, और यहाँ पर इसको शो कर देंगे डेल टी से, या फिर यहाँ पर से डेल थीटा की वैल्यू क्या है, डेल, ठीक है, नहीं ये नहीं करती, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल थीटा अपॉन में कैपिटल टी। ठीक है, ये हो गया हमारा कोणीय वेग। अब हम देख लेते हैं कोणीय त्वरण के बारे में। सेम हो जाएगा, जैसे रेखीय त्वरण था वैसे ही कोणीय त्वरण का फिर डेफिनेशन निकलेगा। ठीक है, तो कोणीय त्वरण हमारा क्या हो जाएगा, ये है कोणीय त्वरण, इसको शो करते हैं अल्फा से। अच्छा, यहाँ पर हमारे कोणीय विस्थापन का मात्रक बोलेंगे तो कोण है, जब कोण में मापते हैं तो उसका मात्रक होता है रेडियन। तो वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोणीय वेग, तो इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक लिख देते हैं रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब अल्फा इसको शो करते हैं अल्फा से, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। कोणीय वेग में
परिवर्तन की दर। सब चीज़ सेम है, जैसे पहले पढ़े वैसे ही है, बस क्या कर रहे हैं, कोण ही आ जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम अभी वृत्तीय गति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाएगा अल्फा बराबर डेल ओमेगा बाय डेल टी, या फिर डेल ओमेगा अपॉन में कैपिटल टी। ठीक है, मात्रक हो जाएगा रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर हम डेल ओमेगा की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर, ठीक है, डेल ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल थीटा अपॉन में डेल स्क्वायर टी, है ना, 2 बार आएगा ना यहाँ पर, इसीलिए। यहाँ पर सेकंड 2 बार आएगा, इसीलिए इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे थोड़ा सा 2-4 न्यूमेरिकल देख लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा सदिश का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हम प्रक्षेपक गति से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स को देख लेते हैं जिनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। उस टॉपिक्स को हम डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे कि फॉर्मूला आया कहाँ से, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि फॉर्मूला आया कहाँ से, इम्पोर्टेंट ये है कि फॉर्मूला है क्या। तो डीपली करेंगे कन्फ्यूज़न होगा, इससे अच्छा सिर्फ और सिर्फ फार्मूला को हम लोग देख लेंगे और उसको याद कर लेंगे कि इसका ये फार्मूला होता है। डीपली भी कर सकते हैं पर उससे कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। आपका कोर्स ऑलरेडी बहुत है और उसमें और ज़्यादा डिटेल ऐड करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ फार्मूला हमारा मेन चीज़ है, तो उस पर फोकस करेंगे। फर्स्ट है उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या होगा, प्रक्षेपित बिंदु से अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर पुनः उसी तल में किसी अन्य बिंदु में आने में लगा समय। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, उड्डयन काल प्रक्षेपित बिंदु। प्रक्षेपित बिंदु क्या होगा भाई, डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा प्रक्षेपक गति का, ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस। इसका प्रारंभिक वेग, किसी प्रारंभिक वेग u से इसको प्रक्षेपित कर रहे हैं, उसको दे देते हैं u। तो प्रक्षेपित करेंगे तो वो कैसे गति करेगा, परवलयाकार गति करेगा। ठीक है, ये जो हमारा मेन पॉइंट है ओरिजिन, उसको बोलते हैं प्रक्षेप गति में प्रक्षेपित बिंदु। ठीक है, अब किसी वस्तु को यहाँ से जब हम प्रक्षेपित करते हैं तो उसके द्वारा अधिकतम ऊंचाई, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर वापस उसी तल में किसी अन्य बिंदु में आने में लगा समय जो होता है वो हमारा होता है उड्डयन काल। ठीक है, यहाँ से हम फेंके उसी बिंदु पे वापस आएगा क्या, नहीं, उसी तल में आया पर वो किसी और जगह पे आए। तो प्रक्षेपित बिंदु से अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर पुनः उसी तल में आने में जितना लगता है समय उसको बोलते हैं उड्डयन काल, जिसको शो करते हैं t से। और इसका फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन में g। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। अब ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्षैतिज परास। ठीक है, इसको शो करते हैं कैपिटल R से।
ठीक है। क्षैतिज परास किसको बोलेंगे? क्षैतिज परास का डेफिनेशन देख लेते हैं। अपने उड्डयन काल में प्रक्षेप्य द्वारा, प्रक्षेप्य या फिर हम ये लिख सकते हैं यहाँ वस्तु द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? हमारा क्षैतिज परास। क्या बोल रहे हैं? अपने उड्डयन काल में प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी। अपने उड्डयन काल मतलब एक उसका टाइम है, जितने टाइम में उड्डयन काल तो समझ आ गया। अब यहाँ से हम प्रक्षेप कर रहे हैं, मान लो वो 10 सेकंड पश्चात यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पर ये जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो दूरी तय किया, यही जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या होगा? क्षैतिज परास, जिसको हम शो करते हैं कैपिटल R से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है क्षैतिज परास बराबर होता है क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन काल। ठीक है, क्षैतिज वेग का घटक क्या होता है? हम पढ़े थे u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है? u sin थीटा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन काल। क्योंकि क्षैतिज में क्यों ले रहे भैया? क्योंकि गति दूरी भी तो क्षैतिज में ही तय कर रहा है ना, ऊर्ध्वाधर में तो वो दूरी तय नहीं कर रही है, आ तो वापस क्षैतिज तल में ही रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन काल। क्षैतिज वेग हमारे पास क्या है? u cos थीटा, ठीक है, इनटू में क्या है? उड्डयन काल 2u sin थीटा अपॉन में g। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में g। फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा होता है। तो हमारा क्षैतिज परास का फॉर्मूला R इज इक्वल टू होगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये हमारा आ गया सेकंड फॉर्मूला, वो है क्षैतिज परास का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला देख लेते हैं। कर देंगे। ये हमारा आ गया सेकंड फॉर्मूला, वो है क्षैतिज परास का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला देख लेते हैं। अधिकतम ऊंचाई, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रक्षेप्य ऊंचाई भी बोलते हैं। ठीक है, प्रक्षेप्य ऊंचाई क्या बोलेंगे? प्रक्षेपित वस्तु द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी, उसको क्या बोलेंगे? हमारा अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका डेफिनेशन नहीं लिख रही, सिंपल सा है। क्या है? किसी वस्तु को जब प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रक्षेप द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई अधिकतम ऊंचाई, उसको बोलेंगे हमारा
प्रक्षेप ऊंचाई या अधिकतम ऊंचाई, यही है हमारा प्रक्षेप ऊंचाई। इसको शो करते हैं कैपिटल H से और इसका फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में G। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर 2G आएगा। ठीक है, ये है हमारा अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला जो है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2G। अब यहाँ पर दो केस देख लेते हैं। क्षैतिज परास, एक क्वेश्चन आता है कि क्षैतिज परास अधिकतम कब होगा, तो ये बात निकालेंगे कैसे। अब अधिकतम कब मिलेगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला है हमारे पास U स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में G। ठीक है, क्षैतिज परास अधिकतम कब होगा। आर मैक्स निकाल रहे हैं ना। ठीक है, अब वहाँ पर वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा क्षैतिज परास किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन 2 थीटा। ठीक है, क्योंकि हमारा वेग तो है नियत रहे, जी का मान हमारे पास है ही, ये दोनों पे नहीं, थीटा पे देखते हैं तो यहाँ पर हमारा आर मैक्स बराबर हो जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, अब साइन 2 थीटा का मान अधिकतम कब होगा, साइन का मान अधिकतम कितना होता है, या तो -1 न्यूनतम वैल्यू है और +1 उसका अधिकतम। तो 2 थीटा का मान हमारे पास क्या चाहिए, 1, यानी कि कब होता है साइन 2 थीटा का मान 1, जब साइन 90 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 45, यानी कि हमको अधिकतम, जैसे कि लंबी कूद होता है या फिर किसी गोला फेंक एक जो गेम होता है उसमें क्या करते हैं, अधिकतम दूरी जो तय करता है वो जीतता है ना। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि उसको कौन से एंगल से फेंके। देखो हर चीज़ों में तो फिजिक्स होता ही है, तो यहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या बात करते हैं, हमारा प्रक्षेप गति वहाँ पर यूज़ होता है। लंबी कूद हो गया या गोला फेंक गेम, इसमें क्या करना है, हमको अधिकतम दूरी तय करना है। तो अधिकतम दूरी तय करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, या कितने डिग्री पे हम कूदें या कितने डिग्री पे उस गोले को फेंके जिससे वो अधिकतम दूरी तय करेगा। तो उसका आंसर होता है 45 डिग्री। जब भी किसी वस्तु को हम 45 डिग्री से फेंकेंगे तो वो जो है किसी और एंगल से हम जब फेंकेंगे उसकी तुलना में ज़्यादा दूरी तय करता है। ठीक है, और अधिकतम, ठीक है, तो इसका सूत्र क्या जगह साइन 2 थीटा की जगह में 1 लिखेंगे, तो आर मैक्स, यहाँ पर आर मैक्स का फॉर्मूला U स्क्वायर अपॉन में G। ठीक है, वैसे ही अधिकतम ऊंचाई के लिए, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई के लिए भी साइन थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई कैसे मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, U स्क्वायर अपॉन में 2G। यहाँ पर देखो अधिकतम क्षैतिज परास अधिक पाने के लिए हमको 45 डिग्री में फेंकना है, लेकिन जब बात करेंगे अधिकतम ऊंचाई के लिए तो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन 90 डिग्री से फेंकेंगे तभी तो हमको अधिकतम ऊंचाई मिलेगी। ठीक है, ऊर्ध्वाधर में बात करते हैं इसीलिए। ठीक है, ये टॉपिक्स तो हो गए। अब इसके आगे हम देख लेते हैं इक्वेशन, प्रक्षेप्य गति का समीकरण। सब चीज़ों का इक्वेशन होता है जिसे शो करते हैं। तो हम जब प्रक्षेप्य गति की बात करेंगे तो उसको हम किस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वो इक्वेशन क्या है, उसके बाद हम थोड़ा सा वृत्तीय गति देख लेते हैं, फिर सदिश के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सदिश को ज़्यादा डीपली तो नहीं ही जाएंगे क्योंकि वो है ही नहीं सिलेबस में, थोड़ा सा ही देखेंगे जो अगर न्यूमेरिकल आता है तो सॉल्व हो जाए इतना।
प्रक्षेप पथ का समीकरण। क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन? प्रक्षेप की गति को जिस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है उस समीकरण को कहते हैं प्रक्षेप का समीकरण। ठीक है, इसको शो करते हैं। y = x tan थीटा माइनस 1/2 g x² में u² cos थीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला है, एक बार चेक कर लेते हैं। cos² है, यह है हमारे प्रक्षेप पथ का समीकरण। मैच कर लेते हैं एक बार। हाँ, x tan थीटा माइनस 1/2 जी x² u² cos² थीटा, ये है हमारे प्रक्षेप पथ का समीकरण। ठीक है, प्रक्षेप का टॉपिक इतने में कंप्लीट होता है। सिर्फ इतने फॉर्मूला है, 4 या 5 फॉर्मूला है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे और इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फॉर्मूला मेन है और कॉन्सेप्ट याद रखना। ये पूछा ही जा सकता है कि क्षैतिज परास अधिकतम प्राप्त करने के लिए कौन सा एंगल यूज़ करें, तो उसके लिए 45, अधिकतम ऊंचाई के लिए 90 डिग्री। ठीक है, और क्षैतिज वेग का क्षैतिज घटक यहाँ पर नियत रहता है, तो इसके लिए क्षैतिज घटक में जो त्वरण का मान होता है वो क्या बोले? 0। वेग का मान जब भी नियत रहता है तो उसके लिए त्वरण 0 होता है। और ऊर्ध्वाधर घटक के लिए हमारे पास त्वरण है -g। ठीक है ना, और क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में वेग का कौन सा अवयव लेते हैं? तो क्षैतिज में u cos थीटा लेते हैं, ऊर्ध्वाधर में u sin थीटा लेते हैं। ये चीज़ें याद रखना। अब इसके आगे हम बात करते हैं वृत्तीय गति की। वृत्तीय गति। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वृत्तीय गति, उसको देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे? वृत्तीय गति। जब भी कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में एक समान चाल से गति करती है तो उसकी इस गति को बोलते हैं वृत्तीय गति। यानी कि अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से देखा? या तो स्ट्रेट लाइन में देखा, या तो प्रक्षेप गति जो 2D में था। अब हम क्या बात करें? वृत्तीय गति की। यानी कि जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ में गति करती है तो उसकी इस गति को बोलते हैं वृत्तीय गति। ठीक है, ये हमारा वृत्तीय गति का वृत्त गति है। अब वृत्तीय गति के अंदर हम अभी तक हम सरल रेखीय गति में हम त्वरण, विस्थापन और वेग देखे थे, तो अब हम वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण और आवृत्ति और आवर्तकाल, ये 5 चीज़ें देखेंगे। ठीक है, वृत्तीय गति का डेफिनेशन लिख नहीं रही हूँ, सिंपल सा है। क्या है? जब कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी इस गति को क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट, आवर्तकाल, यानी कि कैपिटल T। किसी वस्तु द्वारा वृत्त के एक, यहाँ पर एक आएगा कि वृत्त के एक पूर्ण चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वही हमारा क्या होता है? आवर्तकाल।
जैसे कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट से वापस एक पूरा हम एक ही चक्कर की बात करें ना, एक पूरा चक्कर लगाने में, यहाँ तक आने में, एक पूरा चक्कर लगाने में हमको जितना टाइम लग रहा है वो जो टाइम ही क्या कहलाएगा, हमारा आवर्तकाल, जिसका मात्रक होगा सेकंड। ठीक है, मात्रक इसका सेकंड है। अब सेकंड चीज पढ़ लेते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति में क्या बात करेंगे, वस्तु द्वारा एक सेकंड में जितना चक्कर लगाया जाए उसे ही क्या कहेंगे, आवृत्ति। ठीक है, अभी हम क्या बोल रहे थे, आवर्तकाल क्या है, एक पूरा चक्कर लगाने में टोटल जितना हमको समय लगेगा वो हमारा है आवर्तकाल। लेकिन आवृत्ति क्या है, एक सेकंड है, एक सेकंड में वो चाहे जितना भी राउंड मार ले, जैसे कि एक सेकंड में वो ये पॉइंट से पूरा पॉइंट कंप्लीट, इस पॉइंट पे वापस कितने भी बार आ जाए, चाहे वो 3 बार आए चाहे 4 बार, अगर वो रिपीट कर रहा है तो वही वो रिपीटेशन जो है वही क्या होगा, उसकी आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। आवृत्ति को हमेशा हर्ट्ज से नापते हैं। और एक रिलेशन होता है आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध। आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध, ठीक है, वो होता है T इज इक्वल टू 1/न्यू, या फिर ये लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू 1/T। ठीक है, ये होता है हमारा आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध। आवृत्ति को हम शो करते हैं ऐसे, न्यूज़, इसको बोलते हैं न्यू। ठीक है।